नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग केवीएस का प्रैक्टिस नंबर 4 करेंगे। इसमें दोस्तों आपके जो केवीएस के एग्ज़ाम में 10 प्रश्न जीएस के आते हैं, रीजनिंग के 5 प्रश्न और कंप्यूटर के 5 प्रश्न। इन्हीं दोस्तों 20 प्रश्नों पर हम लोग अपने इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो दोस्तों प्रश्न का आशय यह है कि नीचे जो 4 विकल्प दिए हुए हैं उसमें कह रहा है कि लघुत्तर हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। आपको पता होगा जो लघुत्तर हिमालय है इसे ही दोस्तों लघु हिमालय, लघु हिमालय, निम्न हिमालय दोस्तों और मध्य हिमालय और हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय, इसी दोस्तों लघुत्तर हिमालय को ही कहा जाता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, लघुत्तर हिमालय आपसे पूछा जा सकता है या वह प्रश्न में कहेगा कि निम्न हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। तो ध्यान रखिएगा ये चारों नाम एक ही दोस्तों हैं, लघुत्तर हिमालय या लघु हिमालय, निम्न हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। तो इसमें दोस्तों ए नंबर ऑप्शन है धौलाधर पर्वतमाला, बी नंबर है महाभारत पर्वतमाला, सी नंबर है पीर पंजाल पर्वतमाला और डी नंबर है शिवालिक पर्वतमाला। तो इसमें दोस्तों जो लघुत्तर हिमालय या लघु हिमालय है इसकी सबसे लंबी पर्वतमाला है ऑप्शन नंबर सी पीर पंजाल पर्वतमाला। पीर पंजाल जो पर्वतमाला है यह लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है और यह पीर पंजाल पर्वतमाला कहाँ स्थित है तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पीर पंजाल पर्वतमाला लघु हिमालय का दोस्तों भाग है। उसके अलावा जो धौलाधर दोस्तों पर्वतमाला ये है ये भी लघु हिमालय का ही हिस्सा है। आप लोग देखिएगा जो लघु हिमालय है दोस्तों इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं। लघु हिमालय की बात की जाए तो इसमें दोस्तों आपकी जो अभी पीर पंजाल पर्वतमाला थी, पीर पंजाल यह सबसे लंबी दोस्तों पर्वतमाला है लघु हिमालय की। उसके अलावा दोस्तों धौलाधर, धौलाधर पर्वतमाला यह भी दोस्तों लघु हिमालय का ही भाग है। उसके अलावा दोस्तों जो मसूरी की पहाड़ियाँ हैं, मसूरी की पहाड़ी, उसके अलावा दोस्तों नैनीताल की पहाड़ियाँ, नैनीताल की पहाड़ियाँ, उसके अलावा दोस्तों अल्मोड़ा, अल्मोड़ा और जो दोस्तों दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं ये भी दोस्तों इसी लघु हिमालय का ही भाग हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पीर पंजाल पर्वतमाला जो है धौलाधर पर्वतमाला, मसूरी की पहाड़ियाँ, नैनीताल की पहाड़ियाँ, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ ये सभी दोस्तों लघु हिमालय का ही भाग हैं। मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों, इसे लघु हिमालय कहा जा सकता है। उसके अलावा मध्य हिमालय कहा जा सकता है, निम्न हिमालय भी कहा जा सकता है और हिमाचल हिमालय भी कहा जा सकता है। इसकी दोस्तों औसत ऊंचाई की बात की जाए तो औसत ऊंचाई है इसकी दोस्तों, औसत औसत ऊंचाई है इसकी दोस्तों लगभग 3600 मीटर, लगभग 3600 मीटर। और औसत दोस्तों अगर चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई है दोस्तों 50 से 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और औसत ऊंचाई है 3600 मीटर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर बात की जाए आपसे पूछा जाए कि हिमालय जो है दोस्तों, हिमालय के जो पर्वत श्रेणियाँ हैं हिमालय में उसका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा, उत्तर से दक्षिण क्रम। जो दोस्तों हिमालय में जो श्रेणियाँ हैं उनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा तो ध्यान रखें दोस्तों, सबसे ऊपर होता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। उसके बाद दोस्तों महान हिमालय होगा आपका, महान हिमालय। उसके बाद दोस्तों मध्य हिमालय, मध्य हिमालय और अंत में शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों प्रश्न में जो लघुत्तर हिमालय कह रहा है वह दोस्तों इसी मध्य हिमालय को कह रहा है। मैंने आपको बताया इसे दोस्तों लघु हिमालय, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों जो आप मैंने आपको सभी पहाड़ियाँ बताई, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग, ये सभी दोस्तों मध्य हिमालय का ही हिस्सा थी। तो आप लोग यह भी दोस्तों पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न कह रहा है किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। तो हिंदुत्व का दोस्तों स्वर्ण युग किसको माना जाता है। तो दोस्तों हिंदुत्व का कह सकते हैं, या आप लोग यहाँ पर दोस्तों हिंदुत्व नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ होना चाहिए कि किस साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, भारत का स्वर्ण युग। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ए नंबर है मौर्य, दूसरा है ऑप्शन बी नंबर मुगल, सी नंबर है गुप्त, डी नंबर है चोल। तो दोस्तों जो भारत का स्वर्ण युग किस दोस्तों साम्राज्य को माना जाता है, या किस दोस्तों किस साम्राज्य के काल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है गुप्त काल को दोस्तों भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग जो है गुप्त वंश को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस काल में जो है इसको भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि सांस्कृतिक जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, सांस्कृतिक उपलब्धियां वह इस युग में दोस्तों इस काल में बहुत ज़्यादा हुई। इसीलिए दोस्तों इसको जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल की दोस्तों बात की जाए तो साम्राज्य जो है इसके संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक थे दोस्तों श्रीगुप्त। श्रीगुप्त दोस्तों इसके संस्थापक थे। और इसमें दोस्तों महान शासक कौन हुआ। तो महान शासक हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ये महान शासक हुआ। और दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने ही आपको पता होगा दोस्तों गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत एक दोस्तों होता है शक संवत, एक होता है गुप्त संवत। तो ये गुप्त संवत दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था, ध्यान रखिएगा। और अगर बात की जाए दोस्तों इसमें मौर्य काल की, तो मौर्य काल की बात की जाए, मौर्य साम्राज्य दोस्तों संस्थापक कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में कि इन्होंने दोस्तों जो नंद वंश के घनानंद को हराया था। घनानंद को हराया था और दोस्तों हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों मौर्य साम्राज्य की टाइम पीरियड क्या है। 322 बीसी से 185 बीसी ईसा पूर्व यानी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो बृहदत्त। बृहदत्त दोस्तों जो है अंतिम शासक था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर इसमें दोस्तों अगर मुगल काल की बात की जाए तो मुगल काल आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। संस्थापक कौन था मुगल साम्राज्य का। तो बाबर। बाबर इसका दोस्तों संस्थापक था, ध्यान रखिएगा। चोल साम्राज्य की बात की जाए तो संस्थापक इसके कौन थे। तो जो चोल साम्राज्य है इसके संस्थापक थे विजयालय। विजयालय जो हैं दोस्तों ये चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों किस साम्राज्य को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त काल को दोस्तों उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जो है वह भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो श्रीगुप्त थे। और इसमें महान शासक कौन हुआ। तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। नगर पालिका प्रशासन की दोस्तों एक विस्तृत प्रणाली के लिए जो है सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो दोस्तों इसमें नगर पालिका प्रशासन की बात की गई है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वह बी नंबर सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मैंने अभी आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जो मौर्य साम्राज्य है उसके संस्थापक हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं। और इन्होंने जो है नंदवंश के घनानंद को हराकर जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और दोस्तों इनका जन्म कब हुआ। तो जन्म हुआ 345 ईसा पूर्व में। 345 ईसा पूर्व में इन्हीं के दोस्तों दरबार में जो मेगस्थनीज था वह आया था। मेगस्थनीज दोस्तों आपको पता होगा मेगस्थनीज था कौन। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। और दोस्तों जो मेगस्थनीज है वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर कौन था। तो आपको पता होगा यह सिकंदर का सेनापति था, सिकंदर का सेनापति। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कह रहा है कि नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात की जाए तो दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो हैं यह गुप्त वंश के महान शासक हैं।
यह दोस्तों हैं गुप्त वंश के महान शासक, गुप्त वंश के। और दोस्तों चंद्रगुप्त में जो विक्रमादित्य हैं किसके पुत्र थे? तो समुद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त को दोस्तों आप लोग भली बात जानते होंगे, भारत का नेपोलियन कहा जाता था इन्हें। जो समुद्रगुप्त हैं इन्हें क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। और ध्यान रखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में एक और विशेष बात है कि इनके ही दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न दोस्तों, नवरत्न इनके दरबार में रहते थे। नवरत्न दोस्तों इनके दरबार में रहते थे और अकबर के दरबार में रहते थे। इन दो दोस्तों भारतीय इतिहास में ये दो शासक ऐसे हुए हैं जिनके दरबार में नवरत्न रहते थे, एक अकबर दोस्तों और दूसरे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ध्यान रखिएगा, इन्हीं दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड भी इन्हें कहा जाता है। और इनके काल में दोस्तों फाहियान जो है चीनी यात्री फाहियान, वह भारत आया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मेगास्थनीज है वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और फाहियान जो है वह जो ये दोस्तों चीनी यात्री है यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड के दोस्तों शासनकाल में दरबार में इनके आया था। कनिष्क की दोस्तों बात की जाए, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा है कनिष्क। दोस्तों भारतीय दोस्तों इतिहास में महानतम शासक कनिष्क हैं। इनका संबंध किस वंश से है? तो कुषाण वंश से, कुषाण वंश से। दोस्तों बहुत ही प्रतापी शासक हुए, और इन्होंने दोस्तों 78 ईस्वी में दोस्तों एक संवत चलाया, जिसे दोस्तों क्या कहा गया? शक संवत, शक संवत। क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो शक थे उनको हराकर इस संवत की शुरुआत की। तो ध्यान रखिएगा, शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने। और दोस्तों जो शक संवत है इसे ही भारत सरकार द्वारा वर्तमान में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार द्वारा दोस्तों शक संवत को ही दोस्तों प्रयोग में लिया जाता है, और इसकी शुरुआत 78 ईस्वी में दोस्तों कनिष्क ने की थी। मैंने अभी आपको दोस्तों बताया था कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की या गुप्त संवत किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। और जो शक संवत है यह किसने चलाया? तो कनिष्क ने। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, अगर अकबर की बात की जाए तो मुगल वंश के दोस्तों प्रतापी शासक, मुगल वंश के प्रतापी शासक हैं अकबर। और दोस्तों इनका जन्म कब हुआ? तो 1542 ईस्वी में। इनसे दोस्तों अगर एक दो महत्वपूर्ण तथ्य की बात की जाए तो 1562 ईस्वी में इन्होंने दोस्तों दास प्रथा का अंत किया, दास प्रथा का अंत किया। और दोस्तों जो जजिया कर इन्होंने कब समाप्त किया? तो 1564 में दोस्तों, 1564 में जजिया कर समाप्त किया, जजिया कर। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिएगा दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, कह रहा है कि पेरिस की राजधानी, यानी दोस्तों खालिस्तान है, कह रहा है कि पेरिस किसकी राजधानी है? तो दोस्तों आपको पता होगा पेरिस किसकी राजधानी है। बहुत ही आसान प्रश्न है। पेरिस जो है ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, बी नंबर है नॉर्वे, सी नंबर है कनाडा, डी नंबर है ग्रीस। तो पेरिस जो है दोस्तों फ्रांस की राजधानी है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। कनाडा की राजधानी क्या है? तो दोस्तों कनाडा की राजधानी ओटावा, ओटावा कनाडा की राजधानी। कनाडा के बारे में दोस्तों ये विशेष क्या है? तो दोस्तों विश्व में अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तटरेखा विश्व में सबसे लंबी, तो कनाडा की ही दोस्तों तटरेखा जो है विश्व में सबसे लंबी है। ध्यान रखिए दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 25 नंबर दोस्तों प्रश्न। इसमें कह रहा है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है? मोहिनी अट्टम जो है यह किस राज्य की एक नृत्य शैली है? ए नंबर ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी नंबर है असम, सी नंबर है केरल, और डी नंबर है त्रिपुरा। तो मोहिनी अट्टम दोस्तों केरल का नृत्य शैली है। मोहिनी अट्टम हो गया दोस्तों, और कथकली, मोहिनी अट्टम और कथकली, ये दोनों दोस्तों जो है वह केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। उसके अलावा दोस्तों नृत्य और भी हैं, जैसे ओट्टम हो गया, थुलाल, कालियट्टम, पदयानी, ये दोस्तों सभी केरल के ही जो है नृत्य हैं। लेकिन मोहिनीअट्टम और कथकली जो हैं, या दोनों जो हैं शास्त्रीय नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य। आंध्र प्रदेश का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है
वह दोस्तों आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। असम का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सत्रिया दोस्तों जो नृत्य है यह असम का है। सत्रिया है हो गया दोस्तों, बिहू हो गया, बिहू, और बगरुम्बा हो गया, बगरुम्बा। ये दोस्तों जो नृत्य हैं यह असम से संबंधित हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोहिनीअट्टम और कथकली ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो केरल से। कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। असम से कौन से नृत्य संबंधित हैं? सत्रिया हो गया, बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, अंकिया नाट है, ये सभी दोस्तों जो है वह असम से संबंधित हैं। तो इसका दोस्तों जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो दोस्तों ए नंबर है मौलिक अधिकार, बी नंबर है मौलिक कर्तव्य, सी नंबर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आर्थिक न्याय दोस्तों प्रदान करता है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये दोस्तों आपको जो है आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगर आर्थिक न्याय की बात की जाए तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और आपको जो संविधान की उद्देशिका है, उद्देशिका, उसमें दोस्तों आपको आर्थिक न्याय जो है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों उद्देशिका में लिखा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा मिलती है। उद्देशिका में दोस्तों लिखा है कि सामाजिक न्याय कौन कौन से दिए हुए हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, राजनीतिक, ये तीन दोस्तों जो न्याय हैं वह उद्देशिका में दिए हुए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार की बात की जाए तो दोस्तों कहाँ से लिए गए मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार जो हैं यह लिए गए हैं यूएसए से, अमेरिका से। और दोस्तों मौलिक अधिकार का उल्लेख कहाँ है? तो मौलिक अधिकार जो है इसका उल्लेख है दोस्तों भाग 3 में, भाग 3 में। और अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, 12 से 35 तक जरूर ध्यान रखें दोस्तों, इम्पॉर्टेंट हैं। मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं कितने? तो वर्तमान में दोस्तों 6 हैं। और दोस्तों पहले कितने थे? तो पहले 7 थे। जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों उसे हटाकर अब है कानूनी अधिकार के रूप में दोस्तों शामिल किया गया है। ध्यान रखें, जो मौलिक अधिकार हैं कहाँ से लिए गए? अमेरिका से, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। और दोस्तों जो ये मौलिक अधिकार की बात की गई है भाग 3 में, इसीलिए जो भाग 3 है दोस्तों इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देखिएगा, अगर मौलिक कर्तव्य की बात की जाए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस के संविधान से। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य दोस्तों मूल संविधान में नहीं थे। यह दोस्तों जो है यह जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 को, इससे दोस्तों जोड़े गए हैं। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की संख्या। और इससे संबंधित समिति कौन सी है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। ध्यान रखें दोस्तों। और अगर इसका दोस्तों उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों भाग 4 का में, भाग 4 का, और अनुच्छेद है 51, अनुच्छेद 51 का। ध्यान रखिए दोस्तों, भाग कौन सा है? भाग है 4 का, और अनुच्छेद है 51 का। और कौन सी समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर दोस्तों जोड़े गए। कब जोड़े गए? तो संविधान संशोधन कौन सा है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में शामिल किए गए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की जाए तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यह दिए हुए हैं भाग 4 में, भाग 4 में। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक दोस्तों दिए गए हैं। और नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड से, आयरलैंड से दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। दोस्तों इसमें ऑप्शन कौन सा सही था? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही था। आगे देखिएगा,
अगला प्रश्न है, कह रहा भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको पता होगा 1951 से 1956 के बीच प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई। और यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों हेराल्ड डोमर जो मॉडल है, हेराल्ड डोमर किस मॉडल पर दोस्तों आधारित थी? तो ध्यान रखें, कह रहा है कि किस वर्ष प्रारंभ हुई, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है यह 1951 से 56 तक चली और किस मॉडल पर आधारित है? तो हेराल्ड डोमर पर। और दूसरी दोस्तों पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो दोस्तों यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस पर, पीसी महालनोबिस जो मॉडल है इस पर दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों यह इस पर आधारित थी, ध्यान रखें। और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 1956 से 1961 तक। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट्स आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो अंतर्राष्ट्रीय जो टेबल टेनिस महासंघ है इसके दोस्तों एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं अंकिता शरद कमल। ध्यान रखिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है प्रश्न। जो अंकिता शरद कमल हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले दोस्तों पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। अबे दोस्तों, अगर बात की जाए कि आपका जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है बर्मिंघम में, उसमें सर्वाधिक पदक दोस्तों इन्हीं के द्वारा जीते गए हैं, यह भी जरूर ध्यान रखें दोस्तों। नीरज चोपड़ा आप नाम से परिचित होंगे, जो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें दोस्तों इन्होंने गोल्ड जीता था। और किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक से। रानी रामपाल दोस्तों इस नाम से भी आप लोग परिचित होंगे। हॉकी जो है दोस्तों, हॉकी महिला हॉकी टीम की दोस्तों कैप्टन है रानी रामपाल। बजरंग पूनिया दोस्तों इस नाम से भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे। क्या दोस्तों कुश्ती से संबंधित हैं बजरंग पूनिया? तो दोस्तों इसमें ध्यान रखिए, जो अंकिता शरद कमल हैं यह अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। आगे देखिएगा, और जो दोस्तों अंकिता शरद कमल हैं दोस्तों, यह जो आपका बर्मिंघम कॉमनवेल्थ हुआ था इसमें जो समापन दोस्तों समारोह हुआ उसमें ध्वजवाहक भी थे। यह भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, कह रहा है G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? ये दोस्तों 2022 की बात कर रहा है। तो दोस्तों G20 आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, G20 का शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था बाली इंडोनेशिया में। और 2023 में कहाँ आयोजित होगा? तो हमारे भारत में दोस्तों 2023 में आयोजित होगा। जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित होगा? हमारे भारत में दोस्तों आयोजित होगा। और G20 की बात की जाए इसमें दोस्तों 19 देश हैं और एक संगठन का नाम क्या है? तो यूरोपीय यूनियन। ये दोस्तों इसमें 19 देश हैं और एक संगठन यूरोपीय यूनियन है। ध्यान रखें दोस्तों, G20 की बात की जाए इस बार दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 2023 में G20 की बैठक कहाँ होनी है? G20 की बैठक 2023 में दोस्तों होनी है हमारे भारत में, इसीलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। पूछा जाए आपसे कि G20 के शेरपा कौन हैं? शेरपा हैं दोस्तों अमिताभ कांत। यह दोस्तों नीति आयोग के पूर्व CEO रह चुके हैं। और इस बार दोस्तों जो भारत में 2023 में आयोजित होगा G20 कौन से क्रम का है? तो 18वें क्रम का है दोस्तों, इसका क्रम जरूर ध्यान रखें, 18वां क्रम है। शेरपा दोस्तों कौन से हैं? अमिताभ कांत हैं। इसका दोस्तों ध्येय वाक्य क्या है? इसका क्या है? तो ध्येय वाक्य दोस्तों वन अर्थ दोस्तों, वन फैमिली और वन फ्यूचर दोस्तों। और अगर हिंदी की बात की जाए तो दोस्तों आपको लिखा मिलेगा वसुधैव कुटुंबकम। तो जरूर ध्यान रखें दोस्तों, ध्येयवाक्य क्या है? वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ध्यान रखें दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 में मैंने आपको बताया कि इसका सम्मेलन कहाँ होना है?
2023 में दोस्तों भारत में होना है। तो इसमें कह रहा था कि G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया, तो 2022 में दोस्तों बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय मूल के किस नोबेल विजेता को यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ए नंबर ऑप्शन है बेकी रामकृष्णन, वेंकट रमन है दोस्तों, वेंकट रमन रामकृष्णन। और दूसरे हैं दोस्तों अमर्त्य सेन, तीसरा ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी, चौथा ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी। तो कह रहा है कि यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित होने वाले नोबेल विजेता, भारतीय मूल के नोबेल विजेता कौन से हैं। तो दोस्तों आपके वेंकट रमन रामकृष्णन हैं, इन्हें दोस्तों यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखें दोस्तों, इन्हें अगर नोबेल पुरस्कार कब मिला था तो 2009 में। और किसके लिए दिया गया था, तो रसायन विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान से दोस्तों, रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है वह इन्हें दिया गया था। अमर्त्य सेन दोस्तों अर्थशास्त्री हैं, और अमर्त्य सेन दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, 1998 में। ध्यान रखें दोस्तों जो है। और अमर्त्य सेन के बारे में दोस्तों खास क्या है, ये दोस्तों नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति हैं, एशिया के पहले व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति। ध्यान रखिए दोस्तों, अमर्त्य सेन एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें जो है दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिन्हें दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और दिया कब गया, तो 1998 में। और ध्यान रखिए दोस्तों, अगर अभिजीत बनर्जी की बात की जाए तो ये दोस्तों भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति। इन्हें दोस्तों सन 2019 में दोस्तों इन्हें जो है आपके अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी इन्हीं को दिया गया था। और चौथा ऑप्शन जो है कैलाश सत्यार्थी, दोस्तों जरूर ध्यान रखें, यह नाम भी काफ़ी फेमस है, कैलाश सत्यार्थी। इन्हें दोस्तों 2014 में मलाला मलाला यूसुफजई जो हैं, मलाला यूसुफजई, इनके साथ दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, शांति का नोबेल इन्हें दिया गया था। और दोस्तों कैलाश सत्यार्थी ध्यान रखें कि बचपन जो बचाओ आंदोलन है, बचपन बचाओ आंदोलन यह दोस्तों कैलाश सत्यार्थी के द्वारा ही चलाया गया। और इन्हें दोस्तों नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था, तो दोस्तों इन्होंने बाल जो मजदूर हैं, बाल मजदूरी उन्मूलन दोस्तों, उन्मूलन के लिए, और इन्हें जो दोस्तों बाल मजदूर हैं इनकी शिक्षा के लिए दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान रखें दोस्तों, इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें ऑप्शन सही होगा आपका ए नंबर, जो वेंकट रमन रामकृष्णन है, इन्हें दोस्तों यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ से दोस्तों हमारे जो आपके जीएस के 10 प्रश्न थे वह समाप्त हुए। अब यहाँ से दोस्तों आपके जो रीजनिंग के 5 प्रश्न हैं वह दोस्तों प्रारंभ होंगे। तो 31 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये रीजनिंग का प्रश्न है। उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति छिपी हुई है, और कह रहा है कि आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों देखिएगा, आकृति आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग ऑप्शन देखेंगे। आकृति दोस्तों ये आकृति दी हुई है, इसमें दोस्तों ऑप्शनों में आप लोग देखिएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो यह दोस्तों एक लाइन पड़ी हुई है, ये लाइन को आप लोग ज़रूर देखें, ये लाइन, इस लाइन को ही आप लोग देख लीजिएगा। ये लाइन तिरछी लाइन किस में खींची हुई है, ये तो ए नंबर ऑप्शन जो है इसमें नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न ने हमसे कहा था कि जो आपका चित्र है वह घुमाने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों इसका मतलब जो लाइन पड़ी होनी चाहिए वह सीधा यहीं पर ऊपर ही दोस्तों पड़ी होनी चाहिए, इसमें भी बी नंबर में भी नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सी नंबर की बात की जाए तो दोस्तों सी नंबर में लाइन तो है ये, उसके बाद दोस्तों एक जो ये लाइन सीधी खींची हुई है, तो यह लाइन भी सीधी खींची हुई है, और पूरा दोस्तों डायग्राम भी बना हुआ है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह जो दिया हुआ है उससे पूरा मिलान करता है। आगे देखिएगा दोस्तों,
अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न दोस्तों देखिएगा, इधर 1 मिनट देख लेते हैं। संख्या कौन कौन सी दी हैं? 118, 129, 141, 154 और 168। तो इनकी बीच अंतर कितने का है? इनके बीच अंतर है 11 का। उसके बाद अंतर कितने का है? 12 का। उसके बाद कितने का है? 13 का। उसके बाद 14 का। ये क्या, यानी दोस्तों अब इन अंतर जो है कितने का होगा? 15 का। तो 168 में दोस्तों 15 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 8 5 13 और 6 2 8, 183। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों एक एक का अंतर जो है वह बढ़ता हुआ चला गया, तो वही दोस्तों आप लोग जोड़ते हुए चले जाएं, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए शब्द युग्म के दोनों शब्द परस्पर संबंधित हैं। तो कह रहा है त्वचा विज्ञान त्वचा से संबंधित है। दोस्तों त्वचा विज्ञान में बिल्कुल त्वचा का अध्ययन किया जाएगा त्वचा विज्ञान में। तो उसी प्रकार दोस्तों मिलाना है, बाल चिकित्सा में फेफड़े का अध्ययन किया जाएगा, नहीं। दवाई में उपचार का अध्ययन किया जाएगा, दवाई में नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। हृदय रोग विज्ञान एंजियोलॉजी, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा क्योंकि ये कार्डियोलॉजी होगा। डी नंबर है दोस्तों आर्थोपैडिक्स हड्डियाँ, ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्थो जो पैडिक्स है इसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है। असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो इसमें दोस्तों आप लोग ऑप्शनों का सीधा नंबरिंग पहले कर लें, सबसे अच्छा यही होता है कि आप लोग इसका नंबरिंग जो है वह बिल्कुल तुरंत कर लें। पहला है दोस्तों ऑप्शन JLKRW। तो जे का दोस्तों नंबर क्या होगा? जे का नंबर होगा 10। एल का कितना होगा? एल का होगा दोस्तों 12। के का एल का 12, के का होता है 11 और ये आर है, आर का होता है 18 और डब्लू का होता है 23। इधर दोस्तों दूसरा ऑप्शन कौन सा होगा? दूसरा ऑप्शन है SUXBG। इसमें एस का होता है 19, एस का होता है दोस्तों 19 और यू का होता है 21, एक्स का होता है कितना? 24, बी का होता है 2, जी का होता है 7। तीसरा ऑप्शन दोस्तों देखिएगा BD, 1 मिनट दोस्तों, BDGKP। इसमें बी 2 हो गया, डी जो है वह 3 हो गया, जी 7 हो गया, के 11 हो गया और पी का मान कितना होता है? पी होता है 16। और चौथा दोस्तों दिया हुआ है, चौथा देखिएगा दिया है OQTXC। इसमें ओ होता है 15 और क्यू होता है 17, टी होता है 20, एक्स होता है 24 और सी होता है 3। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +7 है, यहाँ पर +5 है। दूसरे में दोस्तों देखिएगा, 1 मिनट, दूसरे में दोस्तों देखिएगा 19 + 2, 21 + 3, 24 + 4, तब 2 आएगा क्योंकि जो अक्षर हैं दोस्तों आपके 26 तक जाते हैं। 24 + 4 2 और 2 + 5 7। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा आप लोग कि यह एक सीरीज बन रही है। +2 हुआ, फिर दोस्तों +3 हुआ, फिर +4 हुआ और फिर +5 हुआ। इसमें दोस्तों देखिएगा +1, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर BD कौन सा था? BDG। यहाँ पर दोस्तों एक जो है प्लस हुआ, यहाँ पर 4 और यहाँ पर दोस्तों 5 प्लस है, सॉरी 1 मिनट दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है? BDGKP। तो दोस्तों इसमें देखिएगा बी का वैल्यू कितना है? 2 और ये दोस्तों 4 होगा। यहाँ पर दोस्तों जो डी है इसकी वैल्यू 4 होगी, सारी यहाँ पर 3 ना होकर 4 होगी। तो 2 दोस्तों और 4, इसमें +2 हुआ है, 2 और 4 के बीच +2 हुआ है और 4 और 3 के बीच कितना प्लस हुआ है? 3।
और 7 और 11 दोस्तों इसमें हुआ है +4। यहाँ पर 11 और +5 तब 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों सीक्वेंस है 2 3 4, 2 3 4 5। इसमें दोस्तों देखिएगा यहाँ पर होगा +2, यहाँ पर होगा +3, यहाँ पर होगा +4 और यहाँ पर +5। तो यह भी सीक्वेंस बन रहा है 2 3 4 5। तो लेकिन दोस्तों इसमें जो है, जो ऑप्शन नंबर ए था आपका, इसमें सीक्वेंस नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पर +2 है, उसके बाद -1 हो जाता है। तो यानी दोस्तों हमें असमान ढूंढना था। तो ए नंबर ऑप्शन जो है यही आपका सही होगा, क्योंकि यही दोस्तों जो है यह असमान है। बाकी समय दोस्तों +2, उसके बाद +3 है, +4, +5 समय दोस्तों जुड़ता हुआ आगे की ओर दोस्तों चला जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यही असमान है। ऑप्शन नंबर ए यह सही होगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि पारदर्शी कागज की शीट को बिंदु रेखा से मोड़ा जाए तो शीट निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रकार दिखाई देगी। तो इसको दोस्तों आपको मोड़ना है। आप लोग मोड़िएगा इसको। जब इसको दोस्तों आप लोग मोड़ेंगे, ये आयत दिया हुआ है, इधर सर्कल है, ये दोस्तों जब आप लोग मोड़ेंगे तो आपको पता है क्या होगा। मोड़ने पर दोस्तों जो आयत है यह जो है सर्कल के अंदर आ जाएगा, और जो लाइन दी है यह लाइन जो है आपकी, यह इसके ऊपर ही आ जाएगी। यह लाइन जो है दोस्तों यह आपके इसके ऊपर ही आ जाएगी, सिंगल लाइन बचेगी क्योंकि यह लाइन इधर आ जाएगी। तो यह दोस्तों देख लीजिएगा किसमें बनेगा, वही आपका आंसर सही होगा। यह दोस्तों बन रहा है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दोस्तों इसी में जो है एक सिंगल लाइन है और जो है आयत जो है वह आपके सर्कल के अंदर है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है यह बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दोस्तों सर्कल, हाँ ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से आपके अब कंप्यूटर के 5 प्रश्न शुरू होंगे। तो दोस्तों देखिएगा, इसमें कंप्यूटर का पहला प्रश्न है, कह रहा है MS DOS के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक नाम क्या है। MS DOS जो है दोस्तों, MS DOS के लिए कह रहा है कि प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक नाम क्या है। हृदय, बी नंबर ऑप्शन मस्तिष्क, सी नंबर नस और डी नंबर है नाड़ी। तो दोस्तों इसमें आपको पता होगा MS DOS जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो MS DOS का जो फुल फॉर्म होगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह दोस्तों MS DOS का फुल फॉर्म होगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कह रहा है कि प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक नाम क्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका दोस्तों जो प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक नाम मस्तिष्क है, और इसका दोस्तों जानकारी कब मिली थी, तो 1986 में। इसकी जानकारी 1986 में मिली थी, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसे ही दोस्तों जो ये मस्तिष्क है, इसे ही कंप्यूटर का पहला वायरस भी माना जाता है। ध्यान रखें, इसे MS DOS के लिए पहला कंप्यूटर वायरस भी माना जाता है, मस्तिष्क को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में MAN इसका असंक्षिप्त रूप क्या है, यानी दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है MAN का। तो MAN का फुल फॉर्म क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन है मार्जिन एरिया नेटवर्क, बी नंबर है मैक्समाइज एरिया नेटवर्क, डी नंबर है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और डी नंबर है मेगाबाइट एरिया नेटवर्क। तो MAN का दोस्तों जो फुल फॉर्म होगा वह होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यह तो हो गया MAN का फुल फॉर्म। अगर आपसे पूछा जाए LAN का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका होगा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क ध्यान रखिए दोस्तों। LAN का होगा लोकल एरिया नेटवर्क, MAN का हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और WAN अगर पूछा जाए आपसे WAN, तो इसका दोस्तों होगा वाइड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। ध्यान रखिए दोस्तों।
तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, MAN का फुल फॉर्म क्या होगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, कह रहा है कितने गीगाबाइट एक पेटाबाइट के बराबर है? कितने गीगाबाइट एक पेटाबाइट के बराबर है? तो पिछली क्लास में दोस्तों मैंने आपको बताया था इनमें संबंध क्या होता है। तो दोस्तों एक जो पेटाबाइट होता है, पेटाबाइट, एक पेटाबाइट बराबर दोस्तों क्या होता है? 1024 टेराबाइट। एक पेटाबाइट बराबर होता है 1024 टेराबाइट, और एक टेराबाइट बराबर क्या होता है? एक टेराबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट। तो एक पेटाबाइट बराबर 224 टेराबाइट और एक टेराबाइट बराबर 224 गीगाबाइट। हमसे पूछा था कि एक पेटाबाइट जो है दोस्तों वह कितने गीगाबाइट के बराबर है? तो एक पेटाबाइट बराबर क्या होगा? 224 इंटू 224 गीगाबाइट। तो ध्यान रखें, इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? 224 इंटू 224 गीगाबाइट। ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। या फिर दोस्तों आपको 224 इंटू 224 इसमें दोस्तों ऑप्शन दिया है तो ये सही हो जाएगा, नहीं तो आपको 10 की पावर 6 भी जो है ऑप्शन में मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों 10 की पावर 6 GB भी आंसर आपका सही हो सकता है। ध्यान रखें दोस्तों, कह रहा था कि एक कितने गीगाबाइट एक पेटाबाइट के बराबर है? तो 10 इंटू 224 जो है यह गीगाबाइट एक पेटाबाइट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी दोस्तों मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? तो कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी दोस्तों मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? तो इसमें दोस्तों कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी थी। प्रथम पीढ़ी यह कब से कब तक रही? तो 1940 से 1956 तक। इसमें ही दोस्तों जो प्रोग्रामिंग है इसके लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था पहली पीढ़ी में। और इसमें दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो पहली पीढ़ी थी इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का, ये आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग जो है वह किस दोस्तों पीढ़ी में किया गया था? तो पहली पीढ़ी में। ध्यान रखिए दोस्तों। आगे देखिएगा, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 40 नंबर दोस्तों, कह रहा है कि MMU का विस्तार क्या है? यानी दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है MMU का। तो इसका दोस्तों फुल फॉर्म क्या होगा? फुल फॉर्म होगा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। फुल फॉर्म क्या होगा? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो दोस्तों MMU का विस्तार ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। आपने दोस्तों प्रश्नों को अच्छे से एंजॉय किया होगा। दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो दोस्तों क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।